चेंज नहीं होगा एक भी दिन इधर उधर, चाहे छुट्टी आए कुछ भी आए, टेस्ट होगा ऐसे ही जिस दिन टाइम टेबल में लिखा है। उससे जस्ट पहले, उससे एक दिन पहले जितनी भी प्रश्नावली का टेस्ट हो रहा है उनका रिवीजन, टेस्ट होते दूसरे दिन उसका सॉल्यूशन। तो रिवीजन में ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा, केवल इस चैप्टर से कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं वो बताऊंगा, फिर टेस्ट का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। ये भी पढ़ लोगे आप वही बहुत है। आपने अर्धवार्षिक पेपर में भी देखा होगा, जो मैंने इंपॉर्टेंट लगाए वो सवाल जरूर आएंगे, और जो छूट गए मेरे इंपॉर्टेंट आने वो बोर्ड में आएंगे। जैसे आंधी नहीं आई, आंधी बोर्ड में आएगी। समकोण त्रिभुज नहीं आता तो बोर्ड परीक्षा में कंफर्म आता, पर अभी भी बोल रहा हूं कि अभी भी 50% चांस है वापस समकोण त्रिभुज फिर आएगा। कौन सा आंधी कहां आई, तत्व में भी आंधी नहीं आई। हाँ समकोण त्रिभुज आया ना, समकोण त्रिभुज तो आया, मुझे पता था कि आएगा, मैंने बोला भी था कि यही आएगा। मैंने वीडियो, अगर आपने मेरा रील देखी हो तो मैंने छोटा सा वीडियो काट के डाला दिए, जिस दिन मैंने वो प्रश्नावली पढ़ाई थी उस दिन मैंने ये बोल रखा है उस वीडियो में कि मुझे ऐसे जाने क्यों लग रहा है, पर इस साल यही सवाल आएगा, और वही सवाल आया। अब फिर भी अभी भी लग रहा है कि चांस है अभी भी 50% वापस वही आएगा, पर अब थोड़ा सा डाउट इसलिए हो गया उस सवाल पे क्योंकि वो सवाल अर्धवार्षिक में आ चुका है, तो हो सकता है वो नहीं आके जो बाकी के 3 सवाल बच रहे हैं, 4 ही करवाए मैंने प्रश्नावली 4 में, तो बाकी के 3 में से भी एक आएगा, ये कन्फर्म है। तो अब 3 ही बचे, 3 पढ़ लेना। अब प्रश्नावली 1, देखो प्रश्नावली 1 में से 4 सवाल आएंगे, और जिस हिसाब से मैंने बनाया था उस हिसाब से था 1 नंबर के, 1 सवाल 2 नंबर का, 2 नंबर का इस प्रश्नावली में सवाल नहीं आएगा। अब सवाल कैसे आएंगे इस प्रश्नावली में, वो तो आएंगे बस, मतलब कि बहुविकल्पी। अब को क्या बोलते हैं, विकल्पी, ठीक है। बहुविकल्पी मतलब अबसद वाले। 2 सवाल तो कैसे आएंगे, अबसद, पहले नंबर का और दूसरे नंबर का सवाल इसी प्रश्नावली से रहेगा, ठीक है। 2 सवाल आएंगे 1-1 नंबर के, और वह होंगे अति लघुत्रात्मक। तो इस प्रश्नावली से टोटल अब कितने सवाल आएंगे, 4। तो अब इसमें से कौन सा सवाल हट गया जो नहीं आएगा, अब वो नहीं आएगा √3 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो 2 नंबर के लिए बताया था मैंने कि 2 नंबर में ये आएगा, पर अब वो सवाल नहीं आएगा तो अब वो नहीं पढ़ना है, सीधी सी बात। 1 सवाल कम हुआ इस प्रश्नावली से। बाकी 4 सवाल किसके आएंगे, लसर मसर, एक लसर मसर का सूत्र था उसका, और एक अभाज्य गुणनखंड का, और एक परिमेय और अपरिमेय संख्या। ये 5 तरीके में 5 बताए मैंने, 5 में से 4 सवाल आएंगे। एक तरीका का नहीं आएगा, वो कौन सा नहीं आएगा ये मुझे नहीं पता, हो सकता है लसर मसर और सूत्र, वो 3 तो कंफर्म आएंगे, केवल अभाज्य गुणनखंड और परिमेय अपरिमेय में से एक आएगा। पर ये सिद्ध करने वाले का चांस अब खत्म है। वह अपन मानते थे ना पहले, माना √3 आएगा, परिमेय संख्या है P/Q के, तो इसके चांस खत्म हो चुके हैं, अब ये नहीं आएगा, क्योंकि वो 2 नंबर के लिए बता रहा था मैं इतने दिनों से कि वो 2 नंबर में आता है। देखो अब 2 नंबर का सवाल ही कट गया, तो वो कैसे आएगा, और ये 1 नंबर में उस सवाल को दे नहीं सकते, पहली बात। तो अब नंबर सिस्टम भी मैं साथ के साथ बताना जाऊंगा, ये फाइनल है, अब चेंज नहीं होता है। जो ये बता रहा हूं यही परीक्षा में आएगा नंबर सिस्टम। ट्यूशन नंबर आप देख लेना, जो मैं 5 बड़े टेस्ट लूंगा उनमें देख लेना, मैं दे रहा हूँ। जैसे पहले पार्ट का क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया मैंने, बोर्ड में भी वही क्वेश्चन नंबर मिलेगा आपको। जैसे मैंने पहले पार्ट का पहला और दूसरा क्वेश्चन दिया, तो बोर्ड में भी पहला दूसरा क्वेश्चन किस पार्ट का होगा, पहले पार्ट का भी। उन 5 टेस्ट में पता लग जाएगा कहां से आएगा। अब इसमें पहला सवाल आता है आपका परिमेय संख्या। आपसे सवाल पूछा जाएगा निम्न में से परिमेय संख्या है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है, या निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है, निम्न में से अपरिमेय संख्या नहीं है। ऐसा सब 4 अवसद में आएगा, अगर आएगा तो किस में आएगा, अवसद में, नहीं तो आएगा भी नहीं। अवसद में 4 ऑप्शन मिलेंगे और आपसे पूछा जाएगा कौन सी परिमेय या अपरिमेय। अगर मान लो ज्यादातर चांस है कि चारों के चारों ऑप्शन आपको अंडर रूट में मिलेंगे। चारों ऑप्शन कैसे मिलेंगे, अंडर रूट में, क्योंकि अंडर रूट से पहचानते हो ना आपकी कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय। जो संख्या रूट में होती है वो क्या होती है, अपरिमेय, और जो रूट से बाहर होती है उसको क्या बोलते हैं, परिमेय। पर आपको चारों ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जिनमें रूट लगा होगा।
तो फिर पता कैसे लगाना है, जैसे ये देखो √4/9 ये परिमेय है या परिमेय, वैसे लगते रूट रहा है ना, पर ये परिमेय है। क्यों परिमेय है? क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसे ये तो 2 आ जाएगा बाहर, और यहां से बाहर क्या आ जाएगा, तो ये तो एक तरह से 2/3 है, इसलिए परिमेय है। और जैसे मैंने लिख दिया √81, ये परिमेय है या परिमेय, परिमेय। क्यों परिमेय है? क्योंकि ये तो रूट से बाहर आ सकती है ना, वो तो अपरिमेय हो तो होती है जो रूट से बाहर नहीं आ सकती। और क्या आ सकता है, और आ सकता है जैसे 7√2/√2, ये कैसी है, परिमेय। क्यों? √2 से √2 तो कट रहा है ना, तो ये तो 7/3 है, ये क्या लिखा हुआ है एक तरह से 7/3, क्योंकि √2 से √2 तो कट गया। और क्या आ सकता है, 2 - √3 + 4 + √3, जैसे अलग अलग कोष्टक में भी हो सकता है। ये परिमेय या अपरिमेय, परिमेय है क्योंकि √3 से √3 कट रहा है, यहाँ एक √3 माइनस का, एक √3 प्लस का, तो यहाँ तो 4 2 6 है, तो ये 6 लिखा हुआ है एक तरह से। तो ऐसे इसमें परिमेय में ये ऑप्शन मिल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, मतलब डायरेक्ट या तो वर्गमूल जो निकाल सकते हो। और ज्यादा बड़ा नहीं आता है, ज्यादा से ज्यादा 100 तक, मतलब 10 तक के वर्गमूल जिस बच्चे को याद है वो सवाल कर देगा। अपरिमेय में क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं, अपरिमेय में एक तो पाई आ सकता है, पाई क्या होता है, अपरिमेय होता है। 22/7 क्या होता है, परिमेय, ये अपरिमेय में नहीं लिखना है, ठीक है। और बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या के अगर रूट लगा दूं मैं, जैसे √7, तो ये अपरिमेय, ये नहीं निकलेगा बाहर, देखो निकाल के देख लो प्लीज, नहीं निकलता ना। और क्या हो सकता है, √17 या 2 - √3, अब यहाँ नहीं कट खा रहा है, यहाँ नहीं कटेगा ना, यहाँ माइनस प्लस में है पर √3 प्लस में कहाँ है, इसलिए नहीं कटेगा। या ऐसे हो सकता है कि ये 7/3 जैसे ऊपर लिखा था वैसे यहाँ हो, पर यहाँ ये ऐसा हो, यहाँ तो √2 से √2 कट रहा था, पर यहाँ तो नहीं कट रहा ना, तो ये कैसा है, अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय से इनमें से एक सवाल आ सकता है, इसकी कन्फर्म गारंटी नहीं लूंगा। कन्फर्म गारंटी 3 सवाल होती है मेरे पास, लस मस और लस मस का सूत्र। अब एक सवाल या तो यह पूछा जाएगा लस और मस, जैसे क्वेश्चन है कि 96 व 404 का HCF ज्ञात करो। अब लसर मसर दोनों ये एक प्रश्न में नहीं पूछे जाएंगे, पहले एक प्रश्न में इसलिए पूछे जाते थे क्योंकि प्रश्न 2 नंबर का था। अब 1 नंबर का है तो या तो एक प्रश्न में लसर पूछा जाएगा और एक प्रश्न में मसर पूछा जाएगा। दोनों की विधि सेम है, करने का तरीका दोनों में वही, क्या करना है, सबसे पहले आपको चाहे लसर पूछे, मसर पूछे या अभाज्य गुणनखंड पूछे, 3 तरह के सवाल इसके एक जैसे हैं, सभी में सबसे पहले गुणनखंड करना है। 96 में किसका भाग जा रहा है, 2 का, कितनी बार, 4 2 8, और इसमें 8 2, फिर 2 का भाग 2 में, 4 में 2 बार, 8 में, फिर 24 में 2 का भाग, 12 में 2 का भाग, 6 में 2 का भाग, 3 में 3 का भाग, इधर देखो 404 में 2 का भाग, 200 202 में 2 का भाग, 101 बार, और 101 में 101 का ही जाता है क्योंकि 101 ऐसी संख्या है अभाज्य, ये इसके गुणनखंड हो गए। देखो फिर ऐसे लिखना है, अब मेरे तो यहाँ नीचे जगह नहीं है, आप इसके नीचे लिखना कि 96 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 1 2 3 4 5 बार, तो 2 1 2 3 4 5 और 1 3, फिर 404 के गुणनखंड क्या है, गुणा 2 गुणा, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अगर मान लो ये प्रश्न ये होता कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो, तो आपका सवाल खत्म, आपको ऑप्शन में इनमें से कोई ऑप्शन मिल जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड में 2 संख्या का नहीं पूछेगा, एक का, जैसे 96 का पूछा तो 96 का अभाज्य गुणनखंड ये रहा। हो सकता है ऑप्शन में क्या लिखा हो, ऑप्शन में लिखा हो कि 2 की घात कितनी है, यहाँ 5 गुणा, तो आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है। तो अभाज्य गुणनखंड में तो ऐसा करना है, या इसमें क्या मिल सकता है, 2 की घात 2 गुणा 100, ये अभाज्य गुणनखंड। पर अगर लसा मसा पूछा है तो क्या करना है, फिर आपको नीचे लिखना है HCF। अब किसका निकाल रहे हो वो भी लिखो साथ में, किसका निकाल रहे हो, 96 और 404, वैसे 1 नंबर का इतना भी नहीं लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है। 404 का मसा क्या होगा, देखो मसा मैंने बताया था कि जो चीज दोनों में हो वो लेनी है,
तो दोनों में दो कितनी बार है? 2 बार। और कुछ नहीं मिल रहा ना, तो दोनों के दो 2 बार आ गए, ये आपका क्या है? आंसर। बस ये सवाल हो गया। अब असद में आना आता है मान लो, तो इतना जमाना भी थोड़ी है। अब असद में तो यहां से पता लगा लेंगे कि यार दोनों में दो 2 बार है, 2 2 4 आंसर है बस। और ये एक नंबर में भी आ सकता है ना, लसम मसम, क्योंकि 2 सवाल एक नंबर के आएंगे। तो लसम मसम वहां आता है, तो एक नंबर में तो ऐसे ही करना है, फिर उसमें कोई ये सब छोड़ना मत, जैसा मैंने किया है वैसा का वैसा करना। आवाज जब गुणनखंड पूछा जाता है आपसे, तो ये मैंने बता दिया, आवाज वर्षन में नहीं आ जाता है आंसर। आवाज गुणनखंड के लिखा है, बच्चे सवाल में ऐसा है ऐसा होता है। जब जो गुणनखंड आपने किए ना, उनको गांठ के रूप में लिखता है। या आपसे क्या पूछा जा सकता है, इधर सुनो, इसमें एक तरीका बता रहा हूँ अलग अलग। इसी में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि 96 के गुणनखंड में, 96 के आवाज गुणनखंड में 2 की घात कितनी है? बताओ 2 की घात कितनी है? 5। तो 5 आंसर है, 5 पे टिक लगा दिया। ठीक है। अब असद में प्रश्न क्या आ सकता है कि 96 के गुणनखंड में 2 की घात कितनी है? तो 96 को गुणनखंड करेंगे, उसमें देखेंगे 2 कितनी बार आ रहा है, वही 2 की घात है। 2 5 बार आए तो 2 5। जैसे इसमें पूछ ले तो 2 की घात कितनी है? 2। और इसमें पूछ ले कि 3 की घात कितनी है? 1। आप पूछ ले 5 की घात कितनी है नहीं तो 0। भाई जो चीज है नहीं उसकी घात कितनी है? 0। देखो एक और, अगर मान लो 3 संख्या आ जाए, 12 15 21 का, अब की बार दोनों निकाल देता हूँ, एलसीएम और एचसीएफ। आपसे तीनों नहीं पूछेगा, फिर बोल रहा हूँ दोनों नहीं पूछेगा, लसा मसा साथ नहीं पूछा जाएगा, एक चीज पूछी जाएगी, या तो लसा या मसा। लसा का मैंने तरीका पहले बता दिया, इसलिए इसमें भी दोनों निकाल रहा हूँ, अब लसा भी निकाल रहा हूँ, मसा भी। सबसे पहले तो जो भी संख्या दे रखी है उसके क्या कर दो? गुणनखंड कर दो। 2 का भाग 12 में 6 बार, 6 का भाग 2 में 3 बार, 3 का भाग 3 में 15 में 3 का भाग 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार, 21 में 3 का भाग 7 बार, 7 में 7 का भाग 1 बार। सबके गुणनखंड नीचे लिख दो, 12 15 और 21। 12 के गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के आए 3 गुणा 5, और 21 के आया 3 गुणा 7। अब आपको निकालना है लस और मस। इधर देखो, एलसीएम 12 15 21, एचसीएफ 12 15 21। कैसे करोगे? एचसीएफ तो मैंने क्या बताया, जो सभी में हो वो लेना है। अब जैसे पहले 2 थे तो दोनों में देखा, अब यहाँ कितने हैं? 3, तो तीनों में देखना है, बताओ तीनों में कौन है? 3 ही है, केवल 1 बार वो भी। तो बस ये इसका तो आंसर लसर वो देखना है जो चीज 3 हो या 4 हो या 2 हो, सबसे ज्यादा हो, क्या होनी चाहिए? जैसे 2 सबसे ज्यादा कहां पर है? ऊपर इसमें है, तो यहां से तो क्या ले लिया मैंने? गुणा 2। अगला क्या है? 3, 3 सबसे ज्यादा कहां पर है? एक बार ही है, 3 तो सब में, सभी में बराबर है। चलो 2 आ गया, 3 आ गया, 3 तो आ गया ना, कौन बच रहा है? 5। क्या इससे ज्यादा किसी और जगह है क्या? नहीं है। अगर दूसरी जगह मिल जाता तो दूसरी जगह से भी ले सकते हैं। ये 5 7, फिर 5 आ गया, 3 भी आ गया ना पहले, फिर 7, ये अकेले इसमें ही अकेले में 7 भी ले लो, ये इसका क्या है? 10। 2 दुआ 4, 4 किया 12 पंजा 60 को 6 से गुणा किया तो 0 की तो 0, अच्छा 7 अरे इधर देखो 156 के अभाज्य गुणनखंड। अब देखो लस है मस है अभाज्य गुणन, तीनों एक ही चीज है, फिर बार बार बोल रहा हूं, तीनों में सबसे पहले गुणनखंड ही करना है। इसमें भी गुणन 156 में किसका भाग जा रहा है? 2 का कितनी बार? 7 2 14, 1 बचा 16 और 2 2 का भाग 3 2 6 9 2 3 का भाग 13 बार और 13 का भाग। तो बताओ 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए? 2 2 3 गुणा 13। अरे एक नंबर में आता है तो इसे लिख के छोड़ देना, एक नंबर है। अगर आवासक में आता है तो आवासक में ऐसा कैसा ऑप्शन है वो राइट है, पर मान लो ऐसा नहीं हो, आवासक में हो, इसके अलावा क्या हो सकता है? 2 गुणा 3 गुणा 13। और भाई साहब ऑप्शन में ये भी लिखा होगा तो ये सही नहीं मानना है, ठीक है? फिर सिंपल में देखेगा 2 4 ही तो होता है, सही तो लिखा है बेचारे ने, गलत है। उसने बोला है अभाज्य, अभाज्य का मतलब यहाँ की संख्या सारी कैसी होनी चाहिए? अभाज्य, जबकि 4 कैसा है? भाज्य, 4 में तो भाग देता है, इसलिए आंसर। वैसे तो सारे आंसर सही मिलेंगे आपको वहां पेपर में,
और उनमें सब में एक न एक संख्या ऐसी होगी जो भाज्य होगी। ठीक है, अब इसमें और क्या पूछा जा सकता है आपको अभाज्य गुणनखंड में कि 2 की घात कितनी है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात, बताओ 2 की घात कितनी है इसमें, तो 2 की घात कितनी है, तो एक ऐसा आ सकता है, लिख लो। एक से 304 657 बराबर 9 है, 9 दिया है। चलो ये नहीं करवाओ ना, ये याद है तो एक का एमसीएम तो याद है, दूसरा करा देते हैं, अपनी दिक्कत नहीं है, पर उसमें से एक सवाल कंफर्म आना है, उसी की जैसा है वापस यदि एक सवाल कंफर्म हो तो पहले एचसीएम ए गुणा बी गुणा एलसीएम ए कोमा बी बराबर होता है ए गुणा। अब आपको पेपर में 3 चीजें मिलेगी, जैसे वो पहले 304 957 वाला था ना, 3 चीजें मिलेगी, एक चीज आपसे पूछी जाएगी। जैसे यहाँ देखो आपको क्या दिया है, ए तथा 18 का, मतलब ये दोनों तो संख्या है, और लसा कितना दिया है 36, और एचसीएफ कितना दिया है 2, और ए का मान नहीं पता, एक संख्या नहीं पता ना, और दूसरी संख्या कितनी है 18। तो जरूरी नहीं है जो मैंने पूछा, हो सकता है आपको लसा नहीं पता हो सकता है मसा नहीं पता हो, तो इस सूत्र में मान रखना, 1 नंबर में आ सकता है, सूत्र लिखना, सूत्र में मान रखना, जो भी चीज पूछी है वो याद कर लेंगे, बाकी एक तरफ दे देंगे। मुझे वो याद करना है तो 18 इधर आएगा, 18 उधर गुणा में, तो इधर आके किसका हो जाएगा भाग का, 18 का भाग 2, 18 दुआ 2 दुआ 1 का मान 4, सवाल खत्म। प्रश्नावली 1 में से बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये प्रश्नावली 1 खत्म हुई। ये 4-5 तरीके हैं जिनमें से लस मस अभाज्य गुणनखंड, ये एक ही सूत्र, और एक परिमेय अपरिमेय संख्या। तो परिमेय अपरिमेय में याद रखना, रूट में मिलेगी चारों, पर आप ध्यान रखना कि रूट से जिसको बाहर निकाल सकते हैं वो परिमेय है, और प्रश्न क्या पूछा है वो जरूर देख लेना, परिमेय पूछा है अपरिमेय पूछा है, तो ढूंढना आपको बस। अगर 1 नंबर में आगे जाता है तो वैसे आएगा नहीं, पर अगर आगे जाता है तो ऐसा आएगा, जो ये रोड के पास कुछ ना कुछ या तो गुणा हो रहा होगा, या जुड़ा होगा, या घट रहा होगा, क्योंकि ये सवाल छोटा होता है, अब इसको आसानी से कर सकते हैं। वो जिसमें केवल रूट वाली संख्या आती है ना वो बड़ा होता है, तो वो तो नहीं आएगा, वो तो 2 नंबर का है। और ऐसा आ सकता है जिसमें आप इसके साथ कोई संख्या जुड़ेगी या गुणा होगी, या भाग हो सकती है, या घट सकती है, ऐसा बिना रूट की होगी, उसके रूट नहीं होगा, रूट केवल एक संख्या की होगा। तो उसको कैसे करना है, सबसे पहले तो लाइन लिखनी है आपको, क्या माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, तो इसको मैं कैसा क्या लिख सकता हूँ, 5 माइनस रूट 3 को पी बटा 2, यहाँ कोष्टक में लिख देना, पी क्यू कैसे है पूर्णांक, मतलब ऐसे लिखते हैं पूर्णांक को, तो डायरेक्ट लिखो, हिंदी में लिखो तो हिंदी में लिख देना, पी क्यू पूर्णांक है, क्यू किसके बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, अब इस 5 को कहां भेज दो, इधर, इधर 5 आ गया, बस ये इतना ही करना है जिसमें सवाल खत्म, ये 2 लाइन में ही है सवाल, एक बार तो पी क्यू मानना है, फिर जो भी जुड़ रहा है, जो घट रहा है या गुणा हो रहा है उसको दूसरी साइड भेजना है, जिसमें 2 लाइन में सवाल खत्म, इसलिए 1 नंबर में आ सकता है। अब यहाँ क्या लिखना है, क्या उसमें तो पी मानते थे, फिर पी स्क्वायर बराबर ये सी, हाँ अभी छोटा वाला है ना, अरे तुम्हारा परीक्षा के पैटर्न के हिसाब से दिया है द्वार्षिक का पेपर, बोर्ड के हिसाब से है की 12 द्वार्षिक का पेपर, उनको तो पता था ना, हमें नहीं पता था, उनको तो पता था ना पेपर बनाने वालों को, तो भाई पैटर्न चेंज करना है, तो उन्होंने पैटर्न चेंज के हिसाब से दिया है, तभी तो ये सवाल करवा रहा हूँ यार, और द्वार्षिक में आया इसीलिए करवा रहा हूँ ये, कि ये वापस आ सकता है। अब देखो इसमें कुछ नहीं लिखना, बस ये लिखना है कि यहाँ दायां पक्ष कैसा है, यहाँ दायां पक्ष परिमेय तथा बायां पक्ष अपरिमेय।
अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 5 - √3 अपरिमेय संख्या है। भी सीधा है, तो एक नंबर में आ जाएगा और ज्यादा फायदा है, लहसुन मसर से भी ज्यादा फायदा है इसमें। तो एक सवाल और एक सवाल दो उत्तर थे, मतलब बाबा सर एक नंबर का सवाल अकेले उत्तरात्मक और एक 2 नंबर का आएगा लघुत्तरात्मक। इसमें से 2 नंबर का आएगा। अब 2 नंबर का कौन सा आएगा पता है? नेट जांच कीजिए तथा सत्यता की जांच कीजिए 2 नंबर में कन्फर्म है। ठीक है, 2.2 का पहला सवाल, 2.2 का पहला सवाल 2 नंबर में कन्फर्म आएगा। 2.2 का पहला सवाल ये आएगा। पहले तो ये बताया होगा, अब भी ये बता रहा हूँ। अब एक नंबर में क्या हो सकता है? एक नंबर में जो आपके पर अभी एडवांस में आया था 100 -3 और है, तो बताओ समीकरण क्या होगा? आएगा ना, ठीक है ना? कितना सीधा था वर्ड, ये नहीं था आंसर। तो एक नंबर में आ सकता है। आवासद में क्या आएगा? आवासद में आपसे पूछा जाएगा इस बहुपद की घात कितनी है? ओए, आवासद में क्या आएगा? इस बहुपद की घात कितनी है? तो मैंने बताया था सबसे ज्यादा घात की बहुपद की घात होती है। चलो ये सवाल ही देखो, एक्स की घात 4 प्लस 4 एक्स की घात 3 प्लस 0 एक्स की घात 5 प्लस, बताओ इसकी घात कितनी है? इस बहुपद की घात कितनी है? और हाँ 5, बस अब ध्यान रखना 5 नहीं है 4 है। क्यों 4 है? क्योंकि 5 के साथ गुणा कौन हो रहा है? अरे तो ये तो 0 लिखा हुआ है, और 0 के साथ कितनी भी लगाओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो फिर वहां घात लिखो। अरे ऐसे तो इसके पीछे लिखो 0 के घात को, ये आपकी मर्जी से लिख सकते हो आप, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 जोड़ने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये 0 तो बोल रहा था यार, इसलिए ये घात, ठीक है, उसका अस्तित्व होना चाहिए, घात वो होती है। या आपसे क्या पूछा जा सकता है? एक ये चाहो तो एक क्वेश्चन लिख सकते हो आप, बढ़िया क्वेश्चन था, हमने बढ़िया लिख दो इसको, एक्स की घात 4 4 एक्स की घात 3 लाइट की प्लस 4 स्क्वायर -2x -8। अब आपसे क्या हो, इधर देखो, आपसे क्या पूछ सकते हैं? शून्य को का योग ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? या आपसे क्या पूछा जा सकता है? शून्य को का गुणन। और हो सकता है आपसे क्या पूछा जा सकता है? आपसे बोला जाए कि इसके शून्य ए और बी है, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करो। तो एक तरह से क्या पूछा? ए प्लस बी का मतलब क्या है? शून्य का योगी तो है ना, टेस्ट में पूछा था ना, या इसके शून्य के ए बी है तो ये गुणा बी का मान ज्ञात करो, मतलब कि शून्य का गुणन। और इसका भी डायरेक्ट आंसर लिखना है आपको, मैंने अभी सूत्र लिखाया था कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखा होता है? शून्य का योग, तो यही तो है योग। क्या है? इसका चिन्ह किसका है? तो अपने को चिन्ह बदलना है। चिन्ह क्या करना है? यहाँ लिख दी तुमने, योग में क्या करना है? चिन्ह बदलना है। अगर वहां माइनस है तो यहाँ प्लस, वहां प्लस है तो यहाँ माइनस, योग तो ये हो गया। अब गुणन में तो चुपचाप बिना चिन्ह बदलने तक ऐसा ही टीप के लिखना है, ये हो गया आंसर। इसमें भी सेम एक सवाल तो बस में एक सवाल 1 नंबर में और एक सवाल 2 नंबर में, ठीक है, मतलब 2 नंबर का आएगा। प्रश्नावली 1 में भी यही है। सुनो 2 नंबर में क्या आएगा? 2 नंबर में फिर से वही जैसे आया था कि बार दो समपूरक कोण 18 सॉरी 81 रिंग का अनुमान करता। जैसे अगली बात आ सकता है वो क्रिकेट का बैट है, बॉल है ना, या दो संख्याओं का योग 26 है, तो उनमें से आएगा एक सवाल 2 नंबर वाला, तो उनमें से पक्का है। पर दूसरी एक मेन चीज ये है कि इस प्रश्नावली में आपको विधि नहीं दी जाती, नहीं दी ना, आपकी मर्जी जिस विधि से कर देना, चाहे विलोपन से करना या प्रतिस्थापन से आंसर आएगा। बाकी बचे दो एक एक नंबर के सवाल, वो कहां से आएंगे? एक सवाल तो कन्फर्म इसमें से आएगा, ये सारणी बनवाई थी मैंने, पहले पता हो तो
कि दो समीकरण है a1 x b1 y c1 बराबर 0। दूसरी समीकरण है a2 x b2 y प्लस c2 बराबर 0। क्या होता है a1 बटा b1 बटा a1 बटा b1 बटा c1 बटा a1 बटा b1 बटा b2 c1 बटा, ये तीन कंडीशन लिखवाई थी आपको, एक नंबर का कौन इससे कंफर्म आएगा, इसका भी कंफर्म है। पहले कंडीशन में तो कि ये दोनों बराबर नहीं आए, दूसरी कंडीशन क्या थी कि आगे वाले का बराबर आ जाए, तीसरा बराबर ये आए, और तीसरी कंडीशन में तीनों बराबर आ जाए। इससे फिर मेरे रेखाएं कैसी होगी, रेखाओं की बात करें तो रेखाएं कैसी होगी, सारी बात नहीं पूछी, आपसे क्या पूछा जाता है, हल पूछा जाता है, तो रेखाएं भी थी तो सभी में अरे यार उसने पूछा है हल कितने होंगे, तो हल लिख दूंगा, केवल एकल होगा, हल कितने होंगे, केवल एक। और रेखाएं कैसा होगा, तो ये तीन चीजें, इसमें भी रेखाएं कैसी होगी, समांतर, कैसी होगी, हल कितने होंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, रेखाएं कैसी होगी, सॉरी रेखाएं कैसा होगा, संगत। फिर इसमें रेखाएं, अभी आपकी परीक्षा में ये है ना, समपाती, कितने हल होंगे, अनेक हल और निकाय। एक प्रश्न इसका कन्फर्म लिख के ले लो, आना ही एक नंबर में आएगा आपको, जैसे इस बार आया समपाती का, अलग तरीके का है ना, किताब में नहीं है ऐसा सवाल, पर ऐसा सवाल आ सकता है एक नंबर में, एक नंबर में आएगा कि आपको वो तीनों कंडीशन लिखवाए ना, उसमें से एक कंडीशन दी होगी, या तो वो बोलेगा रेखाएं समांतर है, रेखाएं समपाती है, या बोलेगा रेखाएं प्रतिच्छेदी है, और फिर आपसे ये चीज का मान पूछेगा के का, मतलब एक जगह वो क्या लिख दे, के दे देगा के, एक और फिर बोलेगा कि के का मान बताओ, ठीक है। अब कैसे करेंगे, यहाँ क्या दिया हुआ है आपको, समपाती, तो बताओ समपाती की कंडीशन क्या होती है, a1 बटा b1 बटा बराबर c1 बटा, हालांकि अगर प्रतिच्छेदी देगा रेखाएं तो आपसे क्या पूछेगा, वो देखो, फिर आपसे के का मान नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा के का मान क्या नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि उसमें यही तो आएगा ना, a1 बटा a2 b1 बटा b2 का नॉट इक्वल, तो जो आपका यहाँ जैसे आपके के आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, फिर इसको हल करोगे आप तो 9 बटा 4 जैसे आया, तो बताओ के नॉट इक्वल आया ना, तो मतलब के का मान क्या नहीं हो सकता, 9 बटा 4 नहीं हो सकता, उसमें तो ये पूछेगा नहीं हो सकता है, इसमें पूछा है क्या हो सकता है, तो देखो के का मान निकालते हैं, पर a1 का मान कितना है 9, b1 का मान कितना है 3, c1 का मान 12, एक समीकरण तो ऊपर लिख दो, एक समीकरण नीचे लिख दो, नीचे क्या है 18 के और 24। अभी इनमें से कोई भी दो ले लो, तीनों नहीं लेने, इनमें से दो लेके चलो, या तो ये दोनों या ये दोनों, ठीक है, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। चलो पहले दो लेके चलता हूं मैं, तो पहले दो में क्या लिखा हुआ है 9 बटा और 3 बटा के, मुझे के का मान निकालना है, तो इसको उधर भेज दो ताकि ऊपर चल जाएगा, तो उधर भेजेंगे तो के तो गया ऊपर, और ये 18 इधर भेज दो गुणा में, और 9 उधर गुणा में, तो कहां आ जाएगा भाग में, आया समझ में, नहीं आया हो तो वापस दोबारा करो। के का मान निकालना है तो के मुझे ऊपर भेजना है, तो के इधर 9 के पास जाएगा कि नहीं जाएगा, 9 के बटा 18 बराबर 3, अब इन दोनों को भी इधर भेज दू, तो इधर क्या बचा, के बराबर 3 गुणा 18 बटा 9, 9 का भाग 18 में 2 बार 3 दुआ, के का मान क्या गया 6। इधर से करते ना आप, तब भी ये होता, ये 24 कहां जाता यहाँ, और 12 कहां आता नीचे, अब 12 से 24 में बार 2 12 3 दुआ वापस, 2 समीकरण लेनी है और आंसर आना है, ठीक है। तो ये एक तरीका नया है।